हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। ये वीडियो सीरीज़ हमने यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 जो कि 4 अक्टूबर को होने जा रहा है उसके लिए शुरू की है। इस वीडियो सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इसका पहला वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे है, लेकिन फिर भी हम उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देंगे। उस वीडियो में हमने यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 के पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो 2013 प्रीलिम्स के हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ 4 क्वेश्चंस जो है हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 के पॉलिटी के डिस्कस करेंगे। टोटल इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो देखने से पहले नीचे जो गूगल डॉक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ओपन करें और ख़ुद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, और उसके बाद आप ये वीडियो देखें जिसमें सॉल्यूशन का प्रॉपर एनालिसिस है। तो इससे क्या होगा, आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर पाएंगे और बेटर तरीके से कंसेप्ट्स को समझ पाएंगे। और इस सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक भी हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि इस पीडीएफ से आपको आगे रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन से। सो in the context of India, which of the following principles is/are implied institutionally in the parliamentary government? इंडियन कंटेक्स्ट में, हमारे देश के कंटेक्स्ट में, इनमें से कौन सा सिद्धांत पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में एप्लीकेबल है? फर्स्ट, मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। मिनिस्टर्स जो मंत्रीजन होते हैं वो अपना ऑफिस यानी कि अपना पद तभी तक एंजॉय कर सकते हैं जब तक उन्हें पार्लियामेंट में पूर्ण बहुमत यानी कि पूरा समर्थन प्राप्त है। और थर्ड, द कैबिनेट इज़ हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। जो कैबिनेट है उसे हेड ऑफ द स्टेट यानी कि मिस्टर प्रेसिडेंट लीड करते हैं। So we have here 4 options. Option A 1 and 2, B 3 only, C 2 and 3 only, D 1, 2 and 3. And the correct answer is option A 1 and 2. 1, members of the cabinet are members of the parliament, and 2, ministers hold the office till they enjoy confidence in the parliament. Now, अकॉर्डिंग टू आर आर्टिकल 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो प्रोविज़न दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज़ टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जिसे कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एक पार्ट होता है कैबिनेट, उसका सब पार्ट होता है कैबिनेट, बट इट इज़ ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। इट इज़ द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी। कैबिनेट इज़ द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ दिस कंट्री, एंड कैबिनेट इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ हेड ऑफ द गवर्नमेंट. He is not the head of the state. Head of the state is president. Hence, automatically, third statement is wrong, which says that cabinet is headed by the head of the state. No, the cabinet is headed by the head of the government, that is our prime minister. And according to Article 75, subclause 3, the Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People. House of the People means Lok Sabha. जो Council of Ministers हैं वो collectively लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। दैट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब तक सरकार को जो अभी जो गवर्निंग जो सरकार है उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त है लोकसभा में, तब तक मिनिस्टर्स अपना ऑफिस इंजॉय कर सकते हैं और तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है वो पावर में रह सकते हैं। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो राइट, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ऑब्वियसली टू कि जो मेंबर ऑफ कैबिनेट है वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगे, क्योंकि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही जो एक पार्ट होता है वो है कैबिनेट। लेकिन there is an exception that even a non-member of parliament can be a cabinet minister, लेकिन 6 महीने के अंदर ही उन्हें पार्लियामेंट
की जो है मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, अदरवाइज उनका जो मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टरशिप है वो सीज टू एग्जिस्ट, इट विल सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, सो जो नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ही कैन ऑल्सो बी अ कैबिनेट मिनिस्टर, बट विद इन 6 months ऑफ होल्डिंग द ऑफिस उन्हें जो है पार्लियामेंट की मेंबरशिप लेना पड़ेगी। ठीक है, नाउ question 2, the National Development Council is an organ of the Planning Commission. Option 2 is the economic and social planning is kept in the concurrent list in the Constitution of India. जो Constitution of India में जो concurrent list है, there are 3 lists in the 7th schedule of the Constitution: Union list, State list and concurrent list. उसमें जो concurrent list है उसमें economic और social planning mentioned है। और Option 3, the Constitution of India prescribes that panchayats should be assigned the task of preparation of plans for economic development and social justice. So, according to Constitution, पंचायत्स को ये टास्क दिया गया है कि ग्रास रूट लेवल पे इकोनॉमिक जस्टिस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस का जो प्लान है, किस तरह से इसे हम इंश्योर करेंगे, उसकी प्लानिंग कौन करेगा? पंचायत करेगी। ठीक है, सो वी हैव एज यूजुअल 4 ऑप्शंस हेयर, A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1 2 and 3, and the correct answer is B 2 and 3 only. Why is first incorrect? Because National Development Council was not an organ of the Planning Commission, and Planning Commission has now been abolished and replaced with Niti Aayog. जो NDC था वो महज एक एडवाइजरी बॉडी थी जो कि 5 years प्लान को अप्रूव करती थी, उसे भी प्लानिंग कमीशन के साथ अबॉलिश कर दिया गया है। स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट कि कॉन्करेंट लिस्ट में इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग मेंशन्ड है, एंड स्टेटमेंट 3 इज़ ऑल्सो करेक्ट कि ग्रास रूट लेवल पे जो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्लान होता है उससे तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा पंचायत की होती है। लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वॉलंटरी प्रोविजंस में है। ये 11th शेड्यूल में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जहाँ पे पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन्ड हैं। उसमें कुछ जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत हैं उनमें कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस हैं और कुछ कंपलसरी प्रोविजंस हैं। इनमें से ये जो क्रिएशन ऑफ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस वाला जो प्रोविज़न है ये वॉलंटरी प्रोविजंस में आता है, एंड इट इज़ बीन मेंशन्ड अंडर 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो स्टेटमेंट 3 इज़ ऑल्सो करेक्ट, हैंस द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, दैट इज़ 2 and 3 only. Question 3, the chairman and the deputy chairman of the Rajya Sabha are not the members of that house. जो राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द हाउस, वो राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते। एंड सेकेंड इज while the nominated members of the 2 houses of the parliament have no voting right in the presidential election, यानी कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, उन्हें प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिलता है, but they have the right to vote in the election of the vice president, but they have the right, पर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उन्हें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे वोटिंग राइट दिया जाता है। सो वी हैव 4 ऑप्शन, ऑप्शन A 1 only, ऑप्शन B 2 only, ऑप्शन C both 1 and 2, ऑप्शन D neither 1 nor 2. So the correct answer is B, that is 2 only. Now why is option 1 incorrect? Who is the chairman of the Rajya Sabha? Chairman of the Rajya Sabha is the vice president, and the deputy chairman of the Rajya Sabha is also the member of the Rajya Sabha, and because he is elected by the Rajya Sabha itself. ठीक है, एंड जो हमारा ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही, क्योंकि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वाइस प्रेसिडेंट का उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस के, एंड सो द स्टेटमेंट 2 is correct. Now we have question number 4. With reference to the National Legal Service Authority, consider the following statements. So जो नालसा जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसके
कंटेक्स्ट में दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नालसा इज टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू दी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. जो हमारे समाज का जो पिछड़ा तबका है उसको फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस प्रोवाइड करना और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ the National Legal Service Authority of India. And second is it issues guideline for the State Legal Service Authority to implement the legal program and schemes throughout the country. और ये जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है सो दैट थ्रू आउट द कंट्री एक यूनिफॉर्म लीगल प्रोग्राम्स और स्कीम्स जो हैं इम्प्लीमेंट हो सके in order to provide competent and efficient and free legal services to the weaker section of the society. Now we have 4 options. Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, both 1 and 2. Option D, neither 1 nor 2. And the correct answer is both 1 and 2. Now according to Article 39A जिसमें हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट to provide for free legal aid to the poor and weaker sections of the society and to promote justice on the basis of equal opportunity. So it is the duty of the state to ensure कि on the basis of equal opportunity justice is provided and justice is guaranteed to the weaker section of the society. And जब हम वीकर सेक्शन को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे इंश्योर करते हैं कि उन्हें लीगल जस्टिस मिले सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें फ्री लीगल एड भी मिले कि whenever they seek legal aid it should be free of cost because often cost is the biggest hindrance, right? और ये हमारा हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का प्रोविज़न. और सिमिलरली जो फंडामेंटल राइट्स का में जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22 है उसके वो भी स्टेट को इट ऑब्लिगेट्स द स्टेट, उसने स्टेट्स के लिए मैंडेटरी करा है कि to ensure that there is an equality before law. लॉ की नज़र में सब इक्वल हैं, चाहे वो वीकर सेक्शन से हों चाहे वो अपर सेक्शन से हों. सबके लिए जो लीगल एड है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए. सो DPSPs और फंडामेंटल राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए in 1987 अकॉर्डिंग टू लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट के अंतर्गत जो है नालसा को सेटअप किया गया जिसका एम था कि नेशन वाइड एक यूनिफॉर्म नेटवर्क होगा विच विल प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. एंड जो नालसा के जो पेट्रन इन चीफ हैं वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं. ओके. Now we have question 5. Which of the following bodies does not or do not find mention in the Constitution? First, National Development Council. Second, Planning Commission. Third, Zonal Councils. इन तीनों में से कौन सी जो bodies हैं या फिर body है उसका वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं हैं. सो वी हैव 4 ऑप्शन जिसमें से करेक्ट आंसर इज़ डी. नीदर ऑफ दीज बॉडीज़ फाइंड एनी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज बॉडीज़ आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़. सो जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है और साथ ही साथ जो प्लानिंग कमीशन है वो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी थी. ये जो है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाए गए थे जिसे अब रिप्लेस कर चुकी है नीति आयोग, जिसको नीति आयोग भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई थी. इसके लिए कोई सेपरेट एक्ट नहीं बनाया गया था, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली मेंशन थी. सिमिलरली जो जोनल काउंसिल्स हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं. इनको जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 था उनके तहत इनको बनाया गया था. और ये जो इस एक्ट ने हमारी कंट्री को 5 जोन्स में डिवाइड किया था, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न. और हर जोन की अपनी एक जोनल काउंसिल है.
इन जोनल काउंसिल के एडिशन में एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी है विच वॉज established by a separate act of parliament, the North Eastern Council Act of 1971. और हर जोनल काउंसिल के जो ईच जोनल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, उनमें जो इसका जो चीफ होता है वो ऑफन होम मिनिस्टर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एंड chief ministers of all states in the zone, 2 other ministers from each state in the zone, and administrator of each union territory in the zone. ये सारे जो होते हैं इन zonal council के members होते हैं. Now we have question 5. The council of ministers in the center shall be collectively responsible to the parliament. जो central council of ministers होते हैं, they are collectively responsible to the parliament. Second, the union ministers shall hold the office during the pleasure of the President of India. Union ministers अपना पद तभी तक उनके पास रहेगा जब तक कि प्रेसिडेंट का विल है, अकॉर्डिंग टू द विल एंड प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. थर्ड, द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन. जितने भी लेजिस्लेशन या फिर नए एक्ट्स या फिर नए रूल्स या लॉज या बाय लॉज बनाए जाएंगे, उसके लिए जो भी प्रपोजल्स लोकसभा में आएंगे वो सब पहले प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा. ठीक है. सो वी हैव 4 ऑप्शन, एंड ऑप्शन ए 1 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, option D 1, 2 and 3, and the correct answer is option B, that is 2 and 3 only. Now Article 75, it clearly states that the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोक सभा, नॉट द एंटायर पार्लियामेंट. हेंस स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. एंड आर्टिकल 75 clause 2, it mentions that the ministers shall hold office during the pleasure of the president. Hence statement 2 is correct. And according to Article 78, it is the duty of the Prime Minister to communicate to the President all decisions of councils of ministers relating to the administration of the affairs of Union and proposal for legislation. कोई भी नया legislation जब आने वाला हो तो उसका प्रपोज़ल हो, यानी कि या फिर यूनियन गवर्नमेंट के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं उन सब के डिसीजंस या जो लिए जाते हैं वो सारे प्राइम मिनिस्टर को आर्टिकल 78 के तहत प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट यानी कि इन्फॉर्म करने हैं. सो स्टेटमेंट 3 इज़ ऑल्सो करेक्ट. हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज़ B 2 and 3 only. Now we have question 7. Which one of the following is the largest committee of the parliament? इन चारों में से कौन सी कमेटी पार्लियामेंट की जो है वो लार्जेस्ट है? So we have the Committee on Public Accounts, the Committee on Estimates, the Committee on Public Undertakings, and the Committee on Petitions. So the correct answer is the Committee on Estimates. जो हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसके 22 मेंबर्स होते हैं. एस्टिमेट कमेटी के 30 मेंबर्स होते हैं. कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के 22 मेंबर्स होते हैं. एंड कमिटी ऑन पेटिशंस में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 10 मेंबर्स होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, द कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स विच हैज़ 30 मेंबर्स. Question 8. Consider the following statements regarding a no confidence motion in India. जो no confidence motion यानी कि जो अविश्वास प्रस्ताव होता है उसके रिगार्डिंग ये जो 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है. पहला, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये टर्म नो कॉन्फिडेंस मोशन कहीं यूज़ नहीं हुई है. ऑप्शन 2, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली. जो NCM है उसे हम सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड वी हैव 4 ऑप्शन, 1 ओनली, 2, 2 only, 3 both 1 and 2, 4 neither 1 nor 2. And the correct answer is option C or option 3, that is option both 1 and 2. Question 9. Which of the following are the discretionary powers given to the governor of a state? ये जो 4 ऑप्शन है नीचे इनमें से कौन सी
जो है गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, यानी कि गवर्नर अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग अपनी इच्छा अनुसार ये रूल्स बना सकता है या फिर इम्पोज कर सकता है। जो पहला ऑप्शन है वो ये है, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल, यानी कि जो गवर्नर ऑफ अ स्टेट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट भेज सकता है या भेज सकती है कि जो जिस स्टेट को वो गवर्न कर रहे हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। सेकंड, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स। थर्ड, reserving certain bills passed by the state legislature for consideration of the president of India। स्टेट लेजिस्लेचर जो बिल्स पास करता है उसमें से, क्योंकि उन सब बिल्स को पास होने के लिए गवर्नर का सिग्नेचर चाहिए होता है, तो वो साइन करने से पहले उन बिल्स को में से कुछ बिल्स को जिसमें शायद कोई आपत्तिजनक क्लॉज हो या फिर कुछ ऐसे क्लॉज हों जो स्टेट और सेंट्रल की पावर के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हों, ऐसे बिल्स को वो होल्ड पे डाल सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फोर्थ, मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगी, कैसे रूल्स बनाएगी, कैसे उसका डे टू डे उसका बिजनेस होगा, वो सारा जो है वो रूल्स कौन बनाता है, गवर्नर बनाता है, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। सो वी हैव 4 ऑप्शंस, A 1 and 2, B 1 and 3, C 2, 3 and 4, D 1, 2, 3 and 4, and the correct answer is statement 1 and statement 3, that is B, are correct. So yes, जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो उससे पहले गवर्नर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट भेजता है कि जो स्टेट है इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ये हो सकता है कि द स्टेट गवर्नमेंट इट नो लॉन्गर इन्जॉयज़ द मेजॉरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर उस स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुकी है या कुछ भी। सो ये रिपोर्ट जो गवर्नर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजता है कि अब इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। एंड और ऑल्सो द स्टेटमेंट 3 इज़ ऑल्सो करेक्ट, कि जो गवर्नर है वो कुछ बिल्स जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है अपने साइन करने से पहले। ऑल्सो आर्टिकल 164 का क्लॉज 1 ये कहता है कि द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट का उसे गवर्नर अपॉइंट करेगा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो बाकी मिनिस्टर्स होंगे उन्हें भी गवर्नर अपॉइंट करेगा, लेकिन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। उसका खुद का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है, किसी को भी उठा के मिनिस्टर बना दिया। जो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही गवर्नर जो है किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर का। एंड द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि व्हाट इज़ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, उस फर्स्ट वीडियो में देखिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि व्हाट एग्जैक्टली डज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मीन्स। इसी तरह प्लेजर ऑफ द गवर्नर का भी सेम मीनिंग होता है, बस कंटेक्स्ट चेंज होता है। वहाँ पे प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। सो जो मिनिस्टर्स हैं वो उनके पास उनके ऑफिस तभी तक रहते हैं जब तक कि गवर्नर जब तक कि गवर्नर का जब तक कि प्लेजर ऑफ द गवर्नर है, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। एंड hence appointing the ministers is not a discretion of the governor. So ultimately crux ये है कि it is not the sole discretion of the governor, वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही जो है मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकता है। So statement 2 is wrong. Therefore the answer is B. Also article 201 के according bill reserved by the governor for some bills can be reserved by the governor for consideration of the president. ये भी गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है। एंड सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल, ये भी उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। गवर्नर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास रिपोर्ट भेज सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 कि जिस भी स्टेट के वो गवर्नर हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाए। कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो सारी की सारी कंडीशंस आर्टिकल 356 में मैंशनड है।
and making the rules to conduct the business of the state government is not correct. It is not a discretionary power. Therefore, the correct option is B, that is statement 1 and statement 3. They are correct. Now question 10. The President shall make rules for the more convenient transaction of the business of Government of India and for the allocation among ministers of the said business. So, जो प्रेसिडेंट है हमारे देश के, वो रूल्स बना सकते हैं कि किस तरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देश चलाएगी, किस तरह देश के कामकाज को, लोकसभा को, राज्यसभा को, हर एक ऑर्गन को, स्टेट्स को किस तरह से वो हैंडल करेगी, किस तरह से उनके लिए रूल्स बनाएगी। ये सारे के सारे जो रूल्स है वो कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है। और एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिपार्टमेंट्स क्या करेंगे, किस तरह से उनके मिनिस्टर्स उन चीज़ों को हैंडल करेंगे, उनके रूल्स भी कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है। एंड सेकंड, all executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the prime minister. जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर के नाम पे किए जाते हैं। So which of the statements given above is are correct? So we have 4 options: A, 1 only; B, 2 only; C, both 1 and 2; D, neither 1 nor 2. So the correct answer is A, 1 only, यानी कि only first statement is correct. फर्स्ट स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 3 में मेंशन्ड है, जिस कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जो डे टू डे बिजनेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोसीड करेगी, उन चीज़ों के उसके रूल्स प्रेसिडेंट बनाता है। एंड ये एज इट इज़ आर्टिकल 77 क्लॉज 3 में मेंशन्ड है। एंड जो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट 2 है, जो इट इज़ टोटली इनकरेक्ट, बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो प्राइम मिनिस्टर के नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। सो द स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग, हेंस द करेक्ट आंसर इज़ A, 1 only statement 1 is correct. So that's it for today guys. तो ये आपको एक बार और रिमाइंड करा दूं कि जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सोल्यूशन का PDF मिल जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी हम आपके पास नया वीडियो लेकर आएंगे। एंड ये हमारा ईमेल आईडी है keeda4is@gmail.com। तो आपकी जो भी एग्ज़ाम से संबंधित क्वेरीज़ हैं आप हमें मेल कर सकते हैं, एंड आवर टीम विल ट्राई इट्स बेस्ट कि आपकी क्वेरीज़ को जल्दी से जल्दी हम रिजॉल्व करें। ओके, सो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम।